नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969065386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विजेस भी अब देख रहे हैं लगातार, ठीक है। पिछले 3-4 वीडियो हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। और आपको अगर आरओ एग्जाम में एडमिशन लेना है तो नीचे उसके नंबर भी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। तो ये इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखा है, किसकी परिभाषा है ये, है ना। तो आप जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स पे जो भी जीव हैं उनके मृत अवशेषों का भक्षण तथा जो हमारा ये मतलब रिसाइकलिंग है न्यूट्रिएंट्स का, उसका कार्य करते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, अपघटक। एग्जांपल्स अगर हम बात करें इसका तो जैसे बैक्टीरिया है ना, फंगस, ये सब इन्हीं के बारे में यहाँ बात हो रही थी। तो सी ऑप्शन को जो है चूज करते हैं यहाँ से। देखिए, सुअर, भालू तथा मनुष्य, ठीक है, ये 3 जो हैं या फिर अन्य इनके ही श्रेणी के लोग किस प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको पता है ह्यूमंस भी एनिमल जो है, सेल्स में हम इनको काउंट करते हैं, तो एनिमल का ही रूप है। तो पिग, बियर, ह्यूमन, है ना, इस तरह के जो जीव हैं ये जो है पौधे तथा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं। तो इस वजह से इनको हम किस रूप में जानते हैं, ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी, ठीक। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम वो है कि जो मानव निर्मित नहीं है। तो मानव निर्मित एस्चुरी प्राकृतिक होता है, कोरल रीफ्स प्राकृतिक है, रेन फॉरेस्ट प्राकृतिक ही है। जो खेती के लिए, जैसे आप मान लीजिए धान की फसल लगाने के लिए आपने खेत तैयार किया, खेत को जुताई करी, उसमें पानी भरा, है ना, खाद वाद डाली, फिर उसको एक कल्टीवेबल बनाया, है ना, ताकि धान की फसल उसमें अच्छे से हो सके। तो ये क्या है, हमारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक, मानव निर्मित। कीर्तन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ठीक है। तो जो लोक संगीत आप अपने जैसे स्पेशली इधर उत्तर प्रदेश, बिहार में देखते हैं, कीर्तन का एक रूप जो है किया जाता है मंदिरों में स्पेशली, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति है वेस्ट बंगाल राज्य से, है ना, बी ऑप्शन। हिस्ट्री में आप एक पुस्तक पढ़ते हैं गीत गोविंद, है ना, जिसके लेखक कौन है, जयदेव। तो उस बुक से ही जो है कीर्तन की एक तरीके से प्रेरणा मिलती है और वहीं से इसका जो है स्टार्ट हुआ कीर्तन जो है गाने का। अब है कि भटियाली लोक संगीत की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ठीक। तो ये जो है वेस्ट बंगाल का ये भी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं या आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है, दैनिक जीवन है सामान्य मनुष्यों का, है ना, तो उसके बारे में जो एक कम्युनिटी होती है मल्लाहों की, है ना, जो ये मछली वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा गाया जाने वाला एक गीत होता है भटियाली। संगीत समुदाय तथा उनसे संबंधित राज्य का कौन सा युग्म गलत है, ठीक। तो अलग अलग जैसे कुछ संगीत के समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो प्रैक्टिस करते हैं संगीतों के। तो उसमें देखिए गलत वाला हम यहाँ पे आपको बताते हैं। डी ऑप्शन में लिखा है लांघा, जो कि केरल से संबद्ध किया गया है, ये गलत है। लांघा एक कम्युनिटी है जो है आपका यहाँ गुजरात और राजस्थान के रीजन्स में, है ना, ये म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं। और स्पेशली जो मुस्लिम रूलर्स होते थे पहले, उनके एक तरीके से प्रशंसा में जो गीतों का ये लोग जो है गायन वगैरह करते थे, ठीक। तो बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इनको देख लें आप एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कुछ राग लिखे हैं और वो किसके प्रतीक हैं, है ना, या उनका मनोभाव क्या है, रस क्या है ना, वो लिखा हुआ है। तो भैरव राग जो है वो शांति को संदर्भित है, शांति मतलब उसका मनोभाव शांति वाला है। दीपक राग जो है वो करुणा से संबंधित है। मेघ राग जो है वो साहस का प्रतीक है, ठीक है। और मालकौंस जो है हर्ष लिखा हुआ है, ये गलत है। बेसिकली जो भी राग होते हैं हिंदुस्तानी, जितने भी राग आप पढ़ते हैं,
ठीक है, तो उनका कुछ समय होता है गाने का, ऋतुएं होती हैं और उसका मनोभाव क्या है। तो मालकौंस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली गाया जाता है मध्य रात्रि के समय, है ना। और ऋतु अगर हम बात करें इसका कि किस सीजन में गाते हैं, तो शीतकालीन जो समय होता है उसमें गाते हैं। और ये जो है वीरता को, है ना, संदर्भित करता है, इसका मनोभाव, है ना, वीरता वाला है। ठीक, तो ये गलत है। देखिए अभी आपको बताया ऊपर कि राग जो होते हैं उनके गाने का समय होता है, ठीक है, तो उसी संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें गलत हो जाएगा आपका ये मेघ राग जो है ना, भोर, तो ये बेसिकली देर रात के समय गाते हैं इसको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसको यहाँ से चुनेंगे सी ऑप्शन। ठीक, ये साहस को जो है संदर्भित करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए राग और उसके द्वारा उसके गाए जाने वाली जो ऋतु है उसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ के बारे में तो खैर ऊपर के 2 प्रश्नों में आपको बताया गया है। इसमें हम अगर देखें तो जो हिंडोल है ना, इसमें लिखा है कोई भी ऋतु, ये गलत हो जाएगा। हिंडोल बेसिकली गाते हैं आपका जो है बसंत ऋतु में, है ना। बाकी के विकल्पों को देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चना की किस्म नहीं है, ठीक है। ग्राम यानी कि जो चना की फसल होती है, तो अभी जैसे ये इसी सीजन में जैसे बुआई अभी चना की हुई है भारत में, तो अब जो बीज भारत में प्रचलित हैं उसमें से देखें तो गौरव, अजय, अतुल, है ना, पूसा और पतंजी, ये सब करके जो है इसके वैरायटीज होते हैं चना की। इसमें रचना जो है ये मटर की एक किस्म है, जिसमें रचना, स्वर्ण बेला, स्वर्ण रेखा, ऐसे जो है ये वैरायटीज होती हैं इसकी। ठीक, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है, ठीक है। तो उद्यान विज्ञान के संदर्भ में ये सब चीज़ें जैसे आपके सिलेबस में दी हुई हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे 1984 में इसकी स्थापना हुई और ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है, बी ऑप्शन। एक प्रश्न का आंसर ये बताइए आप लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इसका एक फाउंडिंग मेंबर रहा था भारत, तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का उदाहरण है, यानी कि फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के भी, ठीक। तो देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे जो ट्रू फ्रूट है यहाँ पे और फॉल्स फ्रूट, देखिए इधर, तो फॉल्स फ्रूट जैसे इसमें पूछा गया है तो एग्जांपल तो है इसका सेब यानी कि एप्पल। और इसमें होता क्या है कि जैसे जो फल का जब विकास होता है ना, तो अब जैसे पुष्प हुआ, ठीक है, उसमें आपके पेड़ में, ठीक। तो अब पुष्प का जो अंडाशय यानी ओवरी वाला भाग है ना, उसके अलावा जो उस फूल के और भाग है, जैसे अलग अलग भाग होते हैं ना, जैसे बाह्य दल, पुष्पासन, ये सब हिंदी में जो बोलते हैं, तो उनसे भी जिन फलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो उसमें से सेब है आपका, ये जैसे कटहल हो गया, अनानास हो गया, ये सब फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है, ठीक। अब बनाना, ग्रेप्स, ये सब ट्रू फ्रूट में आते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे फलों का जो निर्माण होता है वो सिर्फ ओवरीज यानी कि अंडाशय से ही होता है, जो पुष्प का भाग है, ठीक। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक आम की किस्म नहीं है, ठीक है। मैंगो जो फ्रूट होता है उसकी वैरायटीज की अगर हम बात करें तो आम्रपाली, मल्लिका, निरंजन, इसके अलावा सिंधु, लंगड़ा, ये सब है ना, अरुणिमा, नीलम, ये सब जो है आम की वैरायटीज होती हैं। ललित जो है वो एक रिसेंटली डेवलप्ड वैरायटी है इसकी, अमरूद की, ठीक। पूवन, बरसाई, नेंद्रन, सफेद बेलची तथा हरी छाल, ठीक है। देखिए ये सारी वैरायटीज हैं, किस फल की हैं ये बताना है, ठीक। तो बनाना, केला की वैरायटीज हैं ये, बी ऑप्शन को हम यहाँ से चुनेंगे। जैसे यहाँ पे चिप्स जो बनते हैं ना केले के, तो उसके लिए ये वैरायटी जो है ये काफ़ी फेमस है। बरसाई हो गया और ये हरी छाल है ना, ये सब जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इनकी प्रोडक्शन होती है, तो ये सब जो सब्जी बनाते हैं केले की उसके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हैं इससे संबंधित। देखिए पाकिस्तान सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक। जैसे भारत में क्या है दूसरा सबसे उच्च, पद्म विभूषण, ठीक। तो ये पुरस्कार अभी जो दिया गया था वही पूछा जा रहा है, तो बिल गेट्स को मिला था। पाकिस्तान में पोलियो के इरेडिकेशन में इनके जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स थे, है ना, उसके लिए। 2022 की जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, ठीक, तो उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस प्रदेश ने प्राप्त किया।
तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी को। इसमें जो इस बार का डिस्प्ले था इस झांकी में उत्तर प्रदेश की, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है नया वो, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये स्कीम। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर मिला था इसमें जो है पुष्पा को, है ना। और बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो वो अवार्ड मिला था जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का शेरशाह को। ठीक, दोनों याद रखिए। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक का लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो ये डॉक्टर किरण बेदी को आप जानते ही होंगे, इनकी पुस्तक है, बी ऑप्शन। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ठीक, तो कोरोना के बाद जो है कोविड-19 पैंडेमिक जो 2 साल लगभग चला, तो उसी के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी बिल गेट्स ने, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। देखिए निम्न में से कुछ पुस्तक तथा उसके लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हाल के दिनों में ये देखिए यहाँ 4 विकल्पों में पुस्तकें लिखी हैं, ये प्रकाशित हुई। तो इसमें गलत है आपका जो है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, है ना, सी ऑप्शन। इसमें उमा दास गुप्ता लिखा है, ये गलत है। ये पुस्तक के लेखक थे, इनका नाम है प्रियम गांधी और मोदी, है ना, बड़ा बढ़िया नाम है देखिए। तो इनकी पुस्तक है ये। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको पढ़ के देख लीजिएगा एक बार। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, है ना, सेब की टोकरी कह लीजिए हिंदी में, तो किस राज्य को ये कह के संदर्भित किया जाता है? हालांकि प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर लीडर है सेब के, परंतु हिमाचल प्रदेश जो है इसको कहा जाता है एप्पल बाउल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं कि गरीबों का सेब जो है वो किस फल को कहते हैं? तो ये होता है अमरूद। ठीक है, फिर है अंगूर की किशमिश वाली जो किस्म होती है ना, अंगूर की कई सारी किस्में होती है, जैसे किशमिश बनता है, शराब बनाने वाली किस्म अलग होती है, तो यहाँ पे ये वैरायटीज होती हैं इसकी। ठीक है, फलों का राजा आम को मैंगो को कहा जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कटक में नहीं है, ये जो है त्रिची में, ठीक, तमिलनाडु में। अगर कटक की बात करें तो वहाँ पे वो है आपका जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये स्थित है। पारिस्थितिकी दक्षता को सर्वप्रथम इसमें से किसने परिभाषित किया? ठीक है, तो इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये ट्रॉफिक लेवल्स के संदर्भ में जो एफिशिएंसी होती है ना, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले डिफाइन किया था लिंडमैन ने 1942 के अराउंड, है ना, इकोलॉजिस्ट थे। सी ऑप्शन को चुनेंगे। और जैसे एनर्जी का 10% रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में, आप इसको जो है पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट है एनर्जी पिरामिड, यानी ऊर्जा पिरामिड की बात हो रही है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में है ना अलग अलग जैसे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं इकोसिस्टम के संदर्भ में, तो ऊर्जा पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये हमेशा जो है सीधा होगा, ऑलवेज अपराइट। ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें जैसे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ नीचे प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक, फिर जैसे कंज्यूमर्स प्राइमरी, फिर ऐसे जो सेकेंडरी आ जाएंगे, फिर टर्शरी, और फिर टॉप जो होते हैं कंज्यूमर्स, है ना, ये सब। तो ऐसे कुछ होता है। इसको थोड़ा डिटेल में इन सारी चीज़ों को, टर्म्स को आप प्लीज़ अपने नोट्स वगैरह में से पढ़ते रहें। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसमें से कौन सी है? ठीक, तो देखिए माउंटेन रेंजेस जितनी भी विश्व में है, सबसे ऊंची के रेफरेंस में हिमालय ही आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है इसी पे स्थित है। हाईएस्ट एलिवेशन इसी का है 8848.86 मीटर्स। ठीक, तो दैट इज वाई यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को इसमें से क्या कहते हैं? ठीक है, तो हिमालयन रेंजेस के बारे में जैसे आप जब पढ़ते हैं तो देखिए सब इधर जैसे ट्रांस हिमालय से देखते हैं जो तिब्बत का रीजन है, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय, ठीक, फिर ये जो मिडिल हिमालय का रेंज आता है, और फिर सबसे ये बाहरी हिमालय जो है शिवालिक। ठीक, तो इसी की बात हो रही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा बी, सब हिमालय या शिवालिक इसको कहते हैं। अब मिडिल हिमालय की जो रेंज है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा लंबी श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो अगर देखेंगे इन सब में से तो सबसे लंबी श्रृंखला इसमें से है पीर पांजाल की। ठीक, बी, सी ऑप्शन। अब भारत में जितने भी प्रकार के पर्वत हैं तो सबसे न्यूएस्ट की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? तो ये शिवालिक ही है। ठीक, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है आपका ये, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत। ठीक, आप इसको जानते होंगे, भगवान शिव से संदर्भित किया जाता है इसको। तो ये इसमें से किस पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है? ठीक, तो जाहिर सी बात है चूंकि ये तिब्बत के रीजन में आता है, चाइना में, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रांस हिमालय की जो है ये सीरीज है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो यहाँ से कोयले का कौन सा प्रकार जो है सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए विंध्यन रेंजेस की जो चट्टानें हैं उसके बाद आप देखेंगे तो गोंडवाना रेंज का जो ये निर्माण है ये टाइम पीरियड आता है इसका। ठीक, तो इसमें इसको जो है कोल रिच रेंजेस भी कहते हैं, और इसमें देखेंगे तो जितने भी प्रकार के यहाँ कोयले लिखे हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो मिलता है आपको ये बिटुमिनस मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप ऑफ द मतलब नॉर्थ इंडिया में तो सारी रेंजेस जो है ये यहीं पे स्थित हैं। तो अब उत्तर से दक्षिण का क्रम या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम दोनों पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, पीर पांजाल। ठीक, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, है ना। तो KLZP इसका ऐसे कोड होता है नॉर्थ टू साउथ। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, यानी मास की बात हो रही है तो इसका यूनिट होता है kg, न्यूटन लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प ठीक है, इसको देख लीजिए आप। इसमें देखिए तो जो है गलत कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन चूज करेंगे, सभी सही हैं। ठीक है, भार के संदर्भ में आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का जैसे जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु पे लगता है वही भार होता है, और बाकी सारी ये तीन चीजें जो स्टेटमेंट यहाँ लिखे हैं ये सब ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो यह दिवस पहली बार जो है किस वर्ष में मनाया गया ये बताना है। तो वेटलैंड्स जो होते हैं जैसे अब आप पढ़ते हैं ना इसको, तो कुछ कुछ वेटलैंड्स जो नोटिफाइड है एज रामसर साइट्स, है ना। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, ये भी ध्यान रखेंगे, डेट्स क्योंकि पूछी जाती हैं। और फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह का एक हिस्सा है, और यह दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था ये बताना है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है पहली बार 4 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है ये मनाया गया, और यहाँ पे ये एक तरीके से वीक सेलिब्रेट करते हैं, विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे डेट इंपॉर्टेंट है 4 फरवरी। तो नेक्स्ट जैसे 2023 में भी आयोजित होगा तो कब होगा, 4 फरवरी को। हाल ही में 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 मनाया गया, यानी कि सेफ इंटरनेट डे। तो इसका मुख्य विषय यानी कि थीम पूछी जा रही है 2022 के लिए, है ना। तो मनाया कब गया, 8 फरवरी को, ये ध्यान रखेंगे, सेफ इंटरनेट डे, और 19th एडिशन था ये, है ना। तो इसमें 2022 का जो थीम था टुगेदर, ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा शायद ठीक है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि 8 फरवरी जो है वो फिक्स नहीं है, प्रतिवर्ष होता क्या है कि फरवरी का जो दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन होगा, है ना, सेकेंड वीक और सेकेंड डे, उसमें मनाते हैं इसको सेफ इंटरनेट डे। ठीक, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में पेट्रोपोलिस, है ना, इस नाम का एक शहर जो है भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण चर्चा में रहा था। तो यह जो शहर है मतलब किस देश में स्थित है, अब यहाँ पे ये बताना है। तो ये है यहाँ पे आपका जो है ब्राज़ील में। ठीक, ये फरवरी 2022 की घटना है, इसमें जो है काफ़ी जो है इससे समस्या हुई थी, भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए इसमें से हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा जिला है जो कि एक आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आप ये पढ़ते हैं ना नीति आयोग के अंतर्गत, तो फरवरी 2022 में भारत का 100वां हर घर जिला ये बना था। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो है उसके अंतर्गत यहाँ पे ये हर घर जल वाला डिस्ट्रिक्ट का जो है डिक्लेरेशन किया गया। तो इसमें ये है चंबा, है, तो चंबा बना 100वां हर घर जिला। आप ये बताइए कि पहला जिला जो है वो कौन सा था। इनमें से किस देश में एक जगह पर 3 साल के बच्चे में वाइल्ड पोलियो का एक नया मामला पाए जाने के बाद वाइल्ड पोलियो के प्रकोप की घोषणा की गई है। ठीक है, तो देखिए पोलियो के कई सारे टाइप्स हैं, तो उनमें से एक है वाइल्ड पोलियो जो कि ये अफ्रीका के रीजन में काफ़ी ज़्यादा जैसे फैला हुआ था। तो अभी अगस्त 2020 में अफ्रीका को WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, है ना, इंडिजिनसली जो वहाँ के पोलियो के टाइप्स हैं उनसे फ्री। ठीक है, परंतु अभी रिसेंटली फिर से ये केस जो आया है तो ये इसमें संबंधित है मलावी, है ना, बी। तो ध्यान रखेंगे इसको।
भारत का कौन सा राज्य मक्का और सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, मेज एंड सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है कर्नाटक। देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित फैक्ट्स आते रहते हैं लगातार, तो उसी के क्रम में यहाँ पे इस मतलब इनमें से किस एक फसल का महाराष्ट्र राज्य जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिए हुए ऑप्शंस से देखेंगे तो महाराष्ट्र है कॉटन का, सोयाबीन, तूर की जो दाल होती है, मस्टर्ड का नहीं है। मस्टर्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। हाल ही में म्यूजियम फॉर फ्यूचर जो है इसको कहाँ पे खोला गया है? ठीक, तो ये जो है यहाँ यूएई में है ना, यानी कि दुबई। इसको फरवरी 2022 में है ना, डेट भी अच्छी चुनी थी इन्होंने, 22 फरवरी 2022। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया और बेसिकली जो ये म्यूजियम फॉर फ्यूचर डेवलप किया गया है, तो मेन इसका जो गोल है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनोवेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इन सबको बढ़ावा देना है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सकल आय में तृतीयक क्षेत्र यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर होते हैं ना, ठीक, तो उसका योगदान 50% या उससे अधिक होता है, उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ठीक, तो आप जैसे सेक्टर्स के बारे में इकोनॉमी के पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, तो उसी क्रम में टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं। तो अगर किसी इकोनॉमी या किसी देश में मान लीजिए सर्विस सेक्टर जो है 50% से अधिक जो है उसके कह लीजिए इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सर्विस इकोनॉमी कही जाएगी। ठीक, यानी कि सेवा अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों यथा कृषि कार्य, पशुपालन आदि को पक्के तौर पर प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स प्राइमरी सेक्टर का, है ना। ऑप्शन ए को चुनेंगे। अभी देखिए, आपको बताया था कि सर्विसेज जितनी भी हैं वो किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में। ठीक, तो प्राइमरी का भी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ पे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सब किस में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आएंगे? तो तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर में। देखिए, एक निम्न पोषण स्तर से अगले उच्च पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा का ह्रास जो है वो कितना होता है? ठीक, तो लॉस ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। तो अभी हमने ऊपर लिंडमैन वाला जो बोला था कि 10% रूल देखेंगे, तो उसके संदर्भ में ही ये संबंधित है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एनर्जी का वो पिरामिड देखा था, ठीक, तो यहाँ प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी लेवल है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 यूनिट जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया एनर्जी, ठीक, तो ट्रांसफर जब होगा इस लेवल से इस लेवल पे, तो 90% जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसमिशन में लॉस हो जाएगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, तो इनमें जो रिसीव होगी वो सिर्फ 10% आती है। ठीक, तो जैसे 100 से इनको मिलेगा 10, अब इनसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी 9 जो है लॉस हो जाएगा, इनको सिर्फ 1 मिलेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। तो ऊर्जा का ह्रास जो होगा वो हमारा 90% हो जाएगा। डी ऑप्शन को चुनेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा आप डिटेल में भी अपने नोट्स वगैरह में से प्लीज़ पढ़ा करें। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा है आज। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जो पूछे गए होंगे उसको कमेंट करके बताइए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।